पिछले कुछ हजार सालों में मानव सभ्यता ने बहुत तरक्की कर ली है। आज कई बड़े बड़े शहर हैं और जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, हम और भी विशाल शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और हमारी बढ़ती हुई आबादी की वजह से इस तरह की और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। पर हमारे पास एक समस्या है, पृथ्वी पर संसाधन की कमी है और जगह भी सीमित है। अगर मानव सभ्यता को आगे भी बने रहना है और तरक्की करते रहना है तो हमें अपने घर यानी कि पृथ्वी के बाहर भी एक घर की तलाश करनी होगी। अब क्योंकि हमारी तकनीक सीमित है तो हम अपने पास के ग्रहों और उपग्रहों को अपना पहला पड़ाव बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार और आज हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन के बारे में। जब हम पृथ्वी से बाहर जीवन की बात करते हैं हमारे दिमाग में मार्स या फिर चांद आता है, पर इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे यूरोपा की। मार्स और हमारे मून की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। यूरोपा जुपिटर के 80 मून में से चौथा सबसे बड़ा मून है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जुपिटर के पास 80 मून है। पर आज हम बात करेंगे सिर्फ यूरोपा की। हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों और उपग्रहों में से यूरोपा एक उपग्रह है जिस पर जीवन की संभावनाएं हैं। न सिर्फ इस पर भविष्य में ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करने की क्षमता है, बल्कि वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि इस पर अभी भी जीवन मौजूद हो सकता है। और इसकी वजह है यूरोपा की भौगोलिक संरचना और संभावित समुद्र जो इसकी सतह पर मौजूद ग्लेशियर के नीचे हो सकती है। तो आइए पहले बात करते हैं यूरोपा पर पहले से मौजूद संभावित जीवन के बारे में। 1979 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन से यूरोपा की काफी विस्तृत तस्वीरें ली गईं। इन तस्वीरों में यूरोपा पर मौजूद काफी समतल बर्फीले सतह को देखा जा सकता है। साथ ही साथ इस बर्फीले सतह पर लकीरें देखी जा सकती हैं। माना जाता है ये लकीरें बर्फीले टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से बनी हैं। माना यह भी जाता है कि यूरोपा के मोटे बर्फीले सतह के नीचे एक विशाल समुद्र मौजूद है। यूरोपा पृथ्वी का एक चौथाई मात्र है, पर यूरोपा का समुद्र धरती पर सारे समुद्र से 2 से 3 गुना बड़ा है और 10 गुना गहरा है। और क्योंकि पानी को जीवन का सबसे बड़ा सूत्रधार माना जाता है, इसलिए यूरोपा पर पानी की मौजूदगी वहां पर जीवन की संभावनाओं को बल देती है। पर इस पर कोई इंटेलिजेंट या विकसित जीवन मौजूद नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें अब तक पता चल गया होता। यूरोपा के सतह पर जीवन शायद संभव ना हो क्योंकि इसकी सतह पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन इसके बर्फीले सतह के नीचे मौजूद विशाल समुद्र में होने की संभावना है। इस जीवन को ढूंढने के लिए क्रायोबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रायोबॉट एक रोबोट है जो बर्फीली सतह को भेद सकता है। क्रायोबॉट गर्मी का इस्तेमाल करके बर्फ को पिघलाता है और ग्रेविटी की मदद से खुद को बर्फ के नीचे ले जाता है। यूरोपा के समुद्र में विशाल जलजीव होंगे या फिर सूक्ष्म जीवाणु, ये निर्भर करेगा कि यूरोपा के समुद्र में जीवन के लिए कितनी ऊर्जा मौजूद है। यहाँ पर जो जीवन मौजूद होगा वो फोटोसिंथेसिस पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि वह समुद्र में मौजूद केमिकल रिएक्शन पर निर्भर होगा। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि यूरोपा की सतह पर जुपिटर से लगातार रेडिएशन आता रहता है जो सतह पर जीवन को पनपने नहीं देता, पर यही रेडिएशन समुद्र के नीचे मौजूद जीवन के लिए ऊर्जा पैदा करता है। ये रेडिएशन वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। हाइड्रोजन हवा में उड़ जाता है और पीछे रह जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऑक्सीजन अपना रास्ता सतह के नीचे मौजूद समुद्र में भी बना लेता होगा जो जीवन के लिए जरूरी है। अब इतना तो हम जान चुके हैं कि यूरोपा पर रसायन मौजूद है जो यहाँ पर जीवन की संभावनाओं को बनाते हैं, और इसलिए वैज्ञानिक यूरोपा को आउटर स्पेस में ह्यूमन कॉलोनी के लिए एक संभावित जगह मानते हैं। यूरोपा पर ह्यूमन कॉलोनी के कई फायदे हैं। यूरोपा एस्ट्रॉयड बेल्ट के काफी पास है, जिसकी वजह से यूरोपा को एस्ट्रॉयड पर खनिज पदार्थों के खनन के लिए एक बेस कैंप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये सौरमंडल के बाहरी छोर के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिडवे कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पर बर्फीली सतह के नीचे मौजूद एक तरल समुद्र यानी कि पानी है, तो यहाँ पर फल, सब्जियों और अनाज को उगाने की संभावना है। पर यहाँ पर खेती कर पाना कितना संभव होगा, यह हमें आगे आने वाले शोधों से ही पता चलेगा।
यूरोपा पर ह्यूमन कॉलोनी बनाना एक सपनों से कम नहीं है, पर इस ह्यूमन कॉलोनी को बनाने के लिए हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे पहली चुनौती होगी यूरोपा तक पहुंचने की। यूरोपा और पृथ्वी की दूरी 630 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है और हमें अभी की तकनीक से यूरोपा तक पहुंचने के लिए लगभग 3 साल का समय लगेगा और यूरोपा पर उतरने के लिए भी काफी समय की आवश्यकता होगी। पर अच्छी बात यह है कि नासा ने इस ओर काम करना शुरू कर दिया है। नासा ने एक प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप की घोषणा कर दी है जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा पूरा किया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एनवायरनमेंट कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा। अभी ये सिस्टम मार्स ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिसे डीप स्पेस ट्रांसपोर्ट का नाम दिया गया है। डीप स्पेस ट्रांसपोर्ट पौने 3 साल के मिशन को पूरा कर सकता है। यूरोपा पर जाने वाला यान भी डीप स्पेस ट्रांसपोर्ट की तरह ही होगा, पर यह कई मामलों में अलग होगा, जैसे कि ये खाद्य पदार्थ की सप्लाई में आत्मनिर्भर होगा, यानी कि खाद्य पदार्थ इसके यान पर ही उगाए या बनाए जाएंगे और इस यान के सभी सिस्टम को रिपेयर करने योग्य बनाया जाएगा ताकि उड़ान के दौरान खराब होने वाले पुर्जों को ठीक किया जा सके। इसके अलावा इस यान को एक मजबूत शील्ड की जरूरत होगी ताकि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में होने वाले रेडिएशन से बचा सकें। अब अगर हम इन तकनीक पर सफलता हासिल कर लेते हैं तो हमारे सामने अगली चुनौती होगी यूरोपा का वातावरण। यूरोपा का वातावरण काफी ठंडा है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान -171 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि यूरोपा की सतह पर जुपिटर से लगातार रेडिएशन होता रहता है और ये रेडिएशन पृथ्वी की सतह पर हो रहे रेडिएशन से 18,000 गुना ज्यादा है और इसीलिए हमें एक ऐसे सूट की जरूरत पड़ेगी जो हमें इस ठंड और रेडिएशन दोनों से बचा सके और हमें ऐसी संरचना का निर्माण करना होगा जो इस रेडिएशन को बाहर रखे ताकि यूरोपा पर ह्यूमन कॉलोनी सुरक्षित रहे। इन सुविधाओं के बिना हाई रेडिएशन में मनुष्य की मौत केवल 30 दिन में हो सकती है। इसके बाद अगली चुनौती होगी लो ग्रेविटी। लंबे समय तक लो ग्रेविटी में रहने पर मनुष्य के शरीर पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि आई साइट का कमजोर होना और हड्डियों का कमजोर होना। और यह भी माना जाता है कि यूरोपा की कॉलोनी पर लो ग्रेविटी में जो बच्चे पैदा होंगे उनको पृथ्वी की ग्रेविटी पर रहने में काफी दिक्कत होगी। एक और चुनौती जो यूरोपा पर स्पेस कॉलोनी के लिए होगी वो है यहाँ पर मौजूद संभावित जीवन। अगर यूरोपा पर जीवन पहले से मौजूद हुआ तो इंसान यूरोपा के हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के संपर्क में आ सकते हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती है यूरोपा का अस्थिर सतह जो बर्फ की एक मोटी चादर है। यूरोपा पर काफी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिसकी वजह से इसके टेक्टोनिक प्लेट हमेशा खिसकते रहते हैं और इसकी वजह से यहाँ बनने वाले ढांचे काफी लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे और हमें ऐसे ढांचों की जरूरत पड़ेगी जो इसके बदलते भूदृश्य को झेल सकें। अब अगर हम इन सब चुनौतियों को पार पा सके तो हम भविष्य में यूरोपा पर ह्यूमन कॉलोनी की कल्पना कर पाएंगे और हमें इस ओर कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव सभ्यता को अगर लंबे समय तक बने रहना है तो हमें एक इंटरप्लैनेटरी और हो सके तो इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन की ओर बढ़ना होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।